तो टॉपिक नेम है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब होता है इट इज यूज्ड टू कंपाइल द रिपोर्ट इफ वी आर हैविंग द डेटा। इट इज यूज्ड टू कंपाइल द फाइनल रिपोर्ट if we are having the data on a multiple sheets. If we are having the data on a multiple sheets. If we are having data on a multiple sheets. On a multiple sheets. Either the data is in a different order. 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 या तो ऐसा ना करो, मैंने बोला पढ़ाया वो रिकॉर्ड हो ही जाता है यार वीडियो में, घर पे जाके लिख लेना। बताओ ऐसे लिखोगे तो टाइम लगाते हो आप लोग, समझ या तो होता है कई बार, अब क्या ही बोलें, 4-2 बार रिपीट हो जाता है, टाइम लगता है उसमें, और कुछ बात नहीं है, मैं तो बोल दूंगा। लेकिन जहाँ मैं 4 चीज़ पढ़ाना चाहूँगा वहाँ 2 पढ़ा पाऊँगा। दैट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे आपकी इच्छा हो, बताइए। चॉइस इज योर यार, बोलो क्या चाहते हो। लिखवा के चलने दो, लिखवा के कि लिखवा दूँ आप तो आपको डेफिनेशन होगी तो मैं आपको लिखवा दूँगा, ये कह रहे हो, ठीक है। चलो देखिए फिर अब यहाँ पर ये मेरे पास एक डाटा सेट है सामने, देखो बातचीत नहीं, बीच में जो छोटी मोटी जो फुलझड़ियाँ छोड़ रहे हो मत करो यार। मेरे को पता है तुम पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे होंगे, लेकिन ऐसी पढ़ाई लिखाई का क्या करें, जो मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, तुम लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, उसका क्या फायदा है। यहाँ पर मेरे पास 3 अलग अलग शीट हैं, अलग अलग शीट्स के नाम है यहाँ पर मुंबई, गुड़गांव, नोएडा। मुझे यहाँ पर एक फाइनल रिपोर्ट बनानी है। रिपोर्ट में क्या बनाना है भाई, मेरे को ये बताना है कि जो मुंबई, गुड़गांव, नोएडा मोबाइल की जनवरी की टोटल सेल क्या है। फाइनल रिपोर्ट में 2 बना रही, 3 अलग अलग ब्रांच का डाटा है। नॉर्मल भी बना सकते हैं बनाने को, लेकिन टाइम बहुत लगेगा। क्यों लगेगा, जनवरी मोबाइल का डाटा यहाँ B2 में है, इसकी क्या गारंटी कि दूसरी शीट में B2 में होगा, कोई गारंटी नहीं है। ये लो ये C3 में निकला, तो इनकी कोई हमारे पास यहाँ पर मेन गारंटी नहीं मिलती। क्या होता है, अरे ऑर्डर सेम नहीं है तो आपको हर बार वैल्यू ना मैनुअली खुद से सिलेक्ट कर करके लानी पड़ेगी। एक तो होता है ऑर्डर सेम है तो खींच देंगे तो ड्रैग करके सारा डाटा आ जाएगा, सेम लग जगह पर, होता है कि नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर ऑर्डर ही सेम नहीं है, कैसे करोगे। मतलब अगर डाटा बहुत बड़ा हुआ, एक शीट में 50-50 रिकॉर्ड है, पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए उसको कंपाइल करके फाइनल रिपोर्ट बनाना। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास क्या ट्रिक होती है, यहाँ पर कंसोलिडेशन यूज करो भाई, मिनटों में काम हो जाता है, कितना ही बड़ा काम। मेरे को यहाँ पे रिपोर्ट बनानी, पॉइंटर रख लो। कंसोलिडेशन को ऑन करने का शॉर्टकट होता है Alt-AN। Alt-AN तो दबा देते हैं Alt-AN, तो कंसोलिडेशन की विंडो खुल जाती है, ये खुल गई। और ये वैसे देखना है ऑप्शन, तो डाटा टैब में ये चिन्ह सा यहाँ पे है, देखो ऊपर की तरफ देखिए। अब ये ऐसा ही ऑप्शन है, मैं जूम करके थोड़ा दिखा देता हूँ, आप ऑप्शन देख लीजिए, ऐसा कुछ दिख रहा है। इस पर क्लिक करना है, वही विंडो फिर खुल गई। रेफरेंस में जाइए और वो डाटा दे दीजिए बस। तो ये था पहला डाटा, गिव इट, ऐड कर दो, ठीक है, दिया, ऐड कर दिया, बस इस काम को पूरा कर लो आप। ये तो हो गया। अच्छा, जो फाइनल रिपोर्ट बनेगी उसमें भी आप चाहोगे कि डाटा की हेडिंग वेडिंग लेबल वेबल आ जाए, जो इसमें लिखे हुए वही आ जाए, तो ये दोनों बटन ऑन करोगे तो आ जाएगा। आप चाहते हो कि ये डाटा यहाँ कनेक्ट भी हो जाए, कनेक्ट का मतलब इनमें कहीं अगर मैं बाद में चेंज करूँ तो बार बार कौन बनाएगा कंसोलिडेशन, वहाँ चेंज हो तो मेरी रिपोर्ट में भी चेंज हो जाए। लिंक को कनेक्ट कर दो, ओके करो, बन गई रिपोर्ट। बताओ टाइम लगा, 50 रिपोर्ट होता मैं 50 सेलेक्ट कर लेता। वेरीफाई कर लेते हैं अब इसको। लैपटॉप की मार्च की सेल कितनी है, अब जमा घटा कर लेना अपना,
लैपटॉप मार्च कितनी हो गई? 25 ही आ रहा था ना, अभी चेंज कर दें इसको, कितनी हो जाएंगी वहाँ? मिनटों में काम हो गया आपका। कोई डाउट किसी को? टॉपिक खत्म, आगे देखिए नेक्स्ट। अच्छा ये बताओ, मैंने लास्ट सेशन में जब आप लोगों को पढ़ाया था फाइनेंशियल फॉर्मूले, तो उसमें गोल सीक पढ़ा दिया था, तो गोल सीक खत्म यहाँ पे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट-इफ एनालिसिस। इसमें 3 फीचर होते हैं, सिनेरियो मैनेजर और डेटा टेबल और गोल सीक। गोल सीक को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो अब हम यहाँ पर लेकर चलेंगे पहले सिनेरियो मैनेजर। ये क्या होता है देखो, डाटा निकालते हैं पहले। तो सिनेरियो मैनेजर का क्या यूज़ होता है, उसको कैसे समझाएं आपको? चलिए एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कोई लिस्ट है आपके पास, कुछ सामान आपको खरीदना है कहीं से, एक लिस्ट आपके पास है, आप वो लिस्ट बनाते हैं, दुकानदार के पास जाते हैं, कहते हैं भाई सामान देखो, ये जो ये लिस्ट है, प्रोडक्ट है, दे दीजिए भाई। वो लेता है, नीचे बिल बना देता है, भाई 2500 रुपये 3000 रुपये जो भी बने दे दिया, और भाई ले जाइए आप, ठीक है। आप ही लोगों की भीड़ में से एक बच्चा था या एक बंदा था, क्लाइंट था, उसके दिमाग में एक विचार आया, उसने वो लिस्ट एक दुकानदार को नहीं दी, उसने वो लिस्ट 5 दुकानदार को दी। सबको बोला कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, मेरे को रेट दे दो। कोई भी दुकानदार मना नहीं करता है। आपने भी जब ये कोर्स लिया होगा तो 4 जगह पूछा होगा, सब ने रेट बताए होंगे तुमको, किसी ने बताया पहले पैसे दे दे बाद में रेट बताएंगे? नहीं, सब ने तसल्ली से तुमको रेट बताया होगा। फिर तुम्हें जहाँ ठीक लगा आपने लिया। तो उसने क्या करा कि 5 दुकानदारों को जाके लिस्ट दे दी और उनसे रेट ले लिया। लास्ट में 5-5 मिनट के बाद सबसे लिस्ट ली और नीचे देखा तो सबका टोटल अलग अलग था। आप लोगों ने भी ये चीज़ नोटिस की होगी कभी अपनी लाइफ में। सेम कोर्स आप हर जगह पता कीजिए, अलग अलग मिलेगा आपको। सेम सामान अलग अलग दुकान से पता कीजिए, अलग अलग रेट पे मिलेगा आपको। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट हो सकता है सेम रेट का मिल रहा हो, लेकिन अगर लिस्ट की बात करोगे टोटल नीचे अलग ज़रूर मिलेगा तुमको, एक जैसा नहीं मिलेगा। तो वो 5 लिस्ट उसने बनाई, उसने एक जगह रिकॉर्ड बनाई, वहाँ से आराम से वो उस रिपोर्ट को देख पा रहा था। शॉपकीपर 1 से सामान खरीदते हैं तो सामान आता है 2500 रुपये का, शॉपकीपर 2 से सामान खरीदते हैं तो सामान आता है 2300 रुपये का, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। उसी लिस्ट को जब हम बना के तैयार करते हैं, वही कॉन्सेप्ट यूज़ होता है सिनेरियो मैनेजर। अब कैसे देखो यार, मेरे पास यहाँ पर डाटा है, कंपनी का नाम है टर्बिन कॉर्पोरेशन। कंपनी का काम क्या है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, जनरेटर वगैरह बनाती है। तो रॉ मटेरियल खरीदने में इतना पैसा उनका लगता है और इतने में बेच देती है। कंपनी टोटल इतनी डिमांड है तो इतना बेचती है, इतना बनाती है, और टोटल होने वाला प्रॉफिट यहाँ पर है, कंप्लीट प्रॉफिट यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब जो CEO है या कुछ भी कह लीजिए, उसका मैनेजर बोल दीजिए, अब वो चाहता है कि कंपनी अपना रिवेन्यू बढ़ाना चाहती है, यानी कंपनी चाहती है कि उसका रिवेन्यू बढ़े, प्रॉफिट बढ़े। तो वो परचेज डिपार्टमेंट वालों के पास जाती है और उनसे कहते हैं कि कंपनी का रिवेन्यू बढ़ाओ। अब तुम लोग मुझे बताओ कि परचेज डिपार्टमेंट वाले कंपनी का रिवेन्यू बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? आपके पास डाटा है, सब कुछ है, बताओ। परचेज डिपार्टमेंट वालों के पास सेलिंग का कुछ होता ही नहीं है, उनका काम होता है खरीदारी करना। तो वो सेल्स वालों से कांटेक्ट ही नहीं कर सकती, उनका सेल्स पे कोई कंट्रोल नहीं है, तो वहाँ तो जाना ही गलत हो गया। उनके हाथ में क्या है? सेल्स पे आता है, डिमांड सेल्स से बढ़ती है। डिमांड किससे बढ़ती है? सेल्स से बढ़ती है ना। मैनेजमेंट में पढ़ोगे तो डिमांड सेल्स से बढ़ती है, बाय से थोड़ी ना बढ़ती है। मैन्युफैक्चरिंग जो परचेज डिपार्टमेंट वाले हैं, उनके पास सिर्फ कॉस्ट प्राइस और कुछ नहीं है, उनका काम है खरीदना, कच्चा सामान खरीदना, और थोड़ी नहीं है कंट्रोल उनके पास। वो डिमांड कैसे बढ़ाएंगे, उनके हाथ में नहीं है कंट्रोल। वो किसी प्रोडक्ट का कहते हैं प्राइस बढ़ा दो, उनके हाथ में नहीं है कंट्रोल। आप परचेज डिपार्टमेंट वाले हो, आपके हाथ में खरीदारी है, आप उस वैल्यू के साथ खेल सकते हो। तो आपका फर्ज क्या बनता है कि आप अलग डीलर ढूंढो कोई जिसका कॉस्ट प्राइस कम हो। हम जब ये तर्क देते हैं तो ये अपना पल्ला झाड़ने के लिए देते हैं, सेल्स वालों पे डाल दो, वो रेट बढ़ा दो जी,
सेल्स वाली टीम बढ़ा दो, पैसा कमाई बढ़ जाएगी। काम किससे करवाना है उसको? परचेज डिपार्टमेंट से। तो ड्यूटी परचेज डिपार्टमेंट की है, तो हमें उत्तर उसी के इर्द गिर्द देना है ना। आप अलग अलग उत्तर दोगे तो गलत जाएगा। इसके दो ही कारण हो सकते हैं, तो समझ गड़बड़ था या जानबूझ के दिए जा रहे थे ताकि अपना पल्ला झाड़ के वहाँ पे डाले जाए। मैं आप लोगों के पर्सपेक्टिव में नहीं, जो बंदा सुनेगा वो तो यही सोचेगा। अगर सच में आपके सामने मैनेजर बैठा होता है और आपसे पूछता और आप लोग ये जवाब देते तो उसके दिमाग में यही दो पर्सपेक्टिव्स आते हैं। ठीक है, तो भाई अब कॉस्ट प्राइस बढ़ाने के लिए उसने क्या करा, कॉस्ट प्राइस से खेलना स्टार्ट किया, अलग अलग डीलर को कॉल किया। ठीक है, अब डीलर 1 ने उसको अलग रेट दिए। अब वो रेट कहाँ पर एंटर करेगा? इस जगह करेगा और अपने आप यहाँ पर रिफ्लेक्शन आ जाएगा। लेकिन इसमें दिक्कत है, अगर वो यहाँ रेट डालेगा तो ये पुराने रेट गायब हो जाएंगे, क्योंकि एक वक्त में एक सेल में एक ही वैल्यू जाती है। अगर उसके पास 4 डीलर थे तो रिकॉर्ड कहाँ एंटर करेगा? तो 4 डीलर थे, रिकॉर्ड कहाँ एंटर करेगा? उसके सामने प्रॉब्लम रहेगा। सो दैट इज द प्रॉब्लम। तो यहाँ इसको हैंडल आउट करने के लिए एक्सेल एक फीचर यूज करता है। द नेम ऑफ दैट फीचर इज सिनेरियो मैनेजर। तो सिनेरियो मैनेजर ये कहता है कि आपके पास अलग अलग इनपुट है, उनको रिकॉर्ड कर सकते हो और जो आप एज एन आउटपुट दिखाना चाहते हो उस रिपोर्ट में वो दिखा सकते हो। तो एक ही टेबल में सारी रिपोर्ट बन जाती है। अब उसको प्रैक्टिकली समझेंगे कि क्या करना है। मोटा मोटा आइडिया आपको लग जाना चाहिए। यहाँ पर एक सेल में 3 दुकानदारों के रेट कैसे डालें आप? इज इट, ये समझ में आ रहा है, अंडरस्टूड हो रहा है आप लोगों को? ठीक है, कभी समझ में ना लास्ट में बना तो फिर लास्ट में सर ये क्या था, ये क्यों बना रहे हो? ऑब्जेक्टिव अगर क्लियर होगा तो मैं चीज़ बनाऊंगा तो समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी। ऑब्जेक्टिव क्लियर है सबको? चलिए अब इसको कैसे हम रिकॉर्ड करते हैं वो देख लेते हैं। एंड द नेम ऑफ दैट फीचर इज सिनेरियो मैनेजर। इसका काम यही होता है कि अलग अलग इनपुट्स जो होते हैं उनको रिकॉर्ड करता है और उससे जो भी आउटपुट आप दिखाना चाहते हैं रिपोर्ट में वो आप दिखा सकते हैं। आप डेटा में जाएंगे, व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे, सिनेरियो मैनेजर पे ओके करेंगे, एक विंडो ओपन होगा। यहाँ पर जो भी सिनेरियो आप ऐड करेंगे, ऐड करें। सिनेरियो मतलब क्या सिनेरियो है आपका? हमारा सिनेरियो है ट्रेडर 1 T1। चलिए कौन से सेल है जहाँ पर आपको इनपुट कराना है? भाई ये वो सेल है। अच्छा ठीक है जी, बताइए इनपुट क्या है आपके? इनपुट ले लीजिए उनसे। समझ में आ गया? इनपुट ले लीजिए उनसे, ऐड किया। अगला कौन है? ट्रेडर 2 है जी। चेंजिंग सेल क्या है? वो तो यही रहेंगे, उनसे भी अपना इनपुट ले लीजिए। अगला कोई सिनेरियो? बिल्कुल है जी, ट्रेडर 3। रेट लीजिए। सारे सिनेरियो ऐड हो गए। अब रिपोर्ट बनाने के लिए समरी बटन दिया हुआ है। ये आपसे कहेगा कि रिपोर्ट तो ठीक है बना देंगे हम आपकी, रिपोर्ट में फाइनल आउटपुट क्या दिखाना है। जब आपने दुकानदारों को लिस्ट दी थी तो फाइनल आउटपुट आप ये नहीं देखते कि फॉर्च्यूनर का पैसा कितना लिखा हुआ है, नीचे जाती है नजर सबसे पहले। आप कोई कार खरीदने जाते हो तो ये नहीं देखते हो कि एक शोरूम प्राइस क्या लगा रहा है, सबसे पहले नीचे जाएगी नजर। अच्छा 11,500 की है, 11,50,000 की है, पहले नीचे जाते हैं। फाइनल प्राइस क्या है, फाइनल अमाउंट क्या है, समझिए। तो यहाँ पर फाइनल अमाउंट जो भी आ रहा है वो आपको अपनी रिपोर्ट में दिखाना है। इसको लेना है सिलेक्ट करके, ठीक है, ओके करना, रिपोर्ट तैयार है। चलिए अब इसको पढ़ना सीख लेते हैं। ये जो रिपोर्ट आपको यहाँ पर दिखती है वो ये दर्शाती है कि करंटली आप जहाँ से भी परचेजिंग कर रहे हैं अगर उसी के साथ चलते हैं तो आपका प्रॉफिट 96,000 का होगा। नीचे आप प्रॉफिट की तरफ देखेंगे तो हमें पता चलता है सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हमें यहाँ पर हो रहा है तकरीबन 1,03,100 रुपये का, और ये ट्रेडर 1 है और इनका प्राइस ये लगा था। अब मैं इससे डील कर लूँगा, खत्म बात। तो इस तरीके से हम एक फाइनल रिपोर्ट बना सकते हैं और रिपोर्ट बना के आगे भेज सकते हैं। पिछले वाले केस में क्या था कि एक ही सेल के अंदर एक जने की एक वक्त पे रिपोर्ट बनती थी, बाकी की रिपोर्ट दिखाने के लिए आपको कॉपी पेस्ट कर करके ही डाटा डालना पड़ता है, बट यहाँ पर एक ही साथ आपकी रिपोर्ट बनकर तैयार हो जाती है। सो दैट इज द यूज। कोई डाउट इसमें किसी बच्चे का? अगला हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है डेटा टेबल का। गोल सी हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, तो अब हम चलेंगे डेटा टेबल के पास। आप में से कोई भी बच्चा जो डेटा टेबल वगैरह के बारे में जानता हो?
एक्सेल में डाटा टेबल नाम का फीचर होता है, पहली बार सुन रहे हो या सुना है कभी? पहली बार सुन रहे हो? ये फीचर होता है डेटा में जाके यहाँ पे, ये कभी यूज़ करा है किसी बच्चे ने? ऐसा दिखता है, खुलता है जब ये कभी करा हो, कभी कभी देखा हो, सुना हो? यानी कि अब ये जो टॉपिक चल रहे हैं वो एक्सेल के ऊपर ही चल रहे हैं, ठीक है? इसका क्या यूज़ होता है वो समझते हैं। पहले मैं आपको ये केस, ये एग्जांपल समझाता हूँ। बना हुआ एक एग्जांपल है, एक मॉल है अल्फा सुपरमार्ट, उसके अंदर एक सेक्शन है टॉय का। टोटल नंबर ऑफ टॉयज आर 150 एंड द ओनर ऑफ द टॉय सेक्शन will decided out of them 60% will sell in MSP, मतलब 150 का 60% वो MSP के रेट पर बेचेगा, वो ये तय करता है। MSP का मतलब क्या हो गया? मैक्सिमम सेलिंग प्राइस। यानी कि जब तक मेरे गोदाम से 60% खिलौने नहीं बिक जाते, मैं कोई बार्गेनिंग नहीं करूँगा, किसी भी तरीके से नहीं झुकूँगा, कोई बार्गेनिंग नहीं करूँगा। हाँ, जब बिक जाएंगे जब देखेंगे, अब मेरा खर्चा निकल गया, कमाई हो गई, अब देखेंगे लास्ट का डाटा कैसे बेचना है। समझ में आ गया? हमारी रियल लाइफ में ये काम हमने देखा होगा। सुबह सुबह सब्जी वाले होते हैं ना, गलियों में घूमते हैं, वो इसी थॉट प्रोसेस को दिमाग में लेके चलते हैं। इसलिए सुबह उनसे रेट कम करवा के देखिएगा, नहीं करेंगे, क्योंकि पहले तो उनको पैसा निकालना है, घर में बच्चों की फीस जानी है, सब्जी का पैसा निकालना है, स्कूल की फीस के निकालनी है। पहले तो अपना देखेगा ना भाई वो, और जब उसको लगेगा ना हाँ हो गया, बाकी बच जाएगा, फिर वो बेचेगा। इसलिए लेडीज़ कभी भी देखना, मोस्टली ये मेरा मानना है, बाकी मुझे नहीं पता आप क्या सोचते हैं। यहाँ पर इससे कनेक्ट करके मैं एक रियल एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। शाम को लेडीज़ निकलती हैं सब्जी लेने के लिए, और उस रेहड़ी पर जाती हैं जहाँ कम हो जाती हैं, जिसकी अभी तक भरी हुई है वो अभी तक नहीं टूटा, तो अभी भी भरी हुई है उसकी रेहड़ी, वो उसके पास जाती है, वो कम दाम में देता है। फिर यही लॉजिक वो लगाते हैं, और यही ज़िंदगी का उसूल अब तक चलता आ रहा है, सेम उसूल है। तो भाई ऐसा ही कुछ यहाँ पर हो रहा है। टोटल नंबर ऑफ टॉयज 150, आउट ऑफ देम 60% वांट टू सेल इन MSP प्राइस, ठीक है? अब वो MSP प्राइस क्या होगा, उससे पहले एक और टेबल बनाया जाता है। इस टेबल में 2 प्राइस पर खिलौनों की संख्या को नोटिस करके डेटा कैलकुलेट किया जाएगा। कुछ खिलौने मैक्सिमम प्राइस पर बेचे जाएंगे और कुछ खिलौने मिनिमम प्राइस पर बेचे जाएंगे। तो मैक्सिमम प्राइस पर कितने खिलौने सेल होंगे वो हम डाटा आपको यहाँ पे लिखना है। वो कैसे कैलकुलेट करोगे? 150 का 60%, इट शुड बी 90 आना चाहिए। 150 का 60%, जो बचे हुए रह जाएंगे वो कैसे निकालेंगे? 150 में से 90 माइनस करेंगे, 60 आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक? अब प्राइस बताया जाएगा, प्राइस ऑनर बताएगा। तो मान लीजिए उन्होंने प्राइस रख दिया $60, और जो बाकी बचे हुए टॉयज थे उनको वो डिसाइड करते हैं कि हाफ रेट में सेल कर दूँ, सो द हाफ ऑफ द $60। नाउ कैलकुलेट द रेवेन्यू। सो द रेवेन्यू विल बिकम 90 मल्टीप्लाई बाय 60, 5400, और यहाँ पर आप निकालेंगे 60 मल्टीप्लाई 30, 1800। टोटल रेवेन्यू बनता है 7200 का। तो हमारे पास ऐसा कुछ फिगर आ गया यहाँ पर। इसमें कोई डाउट किसी को? डेटा समझ में आ गया? कहानी अब स्टार्ट होती है। अब हमारे पास एक टेबल है, नीचे देखिएगा, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, 60, 61, 62, 63, 64 अप टू 100 तक। आपको ये बताना है कि 60% टॉयज अगर ओनर डिसाइड करता है कि वो उनको MSP के प्राइस पर बेचना चाहता है, तो टोटल रेवेन्यू क्या जनरेट हुआ वो यहाँ लिखना है। इतना ही हुआ ना जनरेट, कैलकुलेट करके लिख दिया। अब आप ये बताइए, अगर वो ये डिसाइड करता है कि 61% टॉयज अगर वो MSP के रेट पर बेचता, तो कितना रेवेन्यू जनरेट होता? कैसे निकालोगे? कहाँ पर? इसकी जगह पर 61 कर दोगे, तो जो आंसर वहाँ आएगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। सिंपल। बाकी का कैसे निकालोगे? डालेंगे। कितने रिकॉर्ड हैं? बहुत सारे हैं। क्या ड्रैग कर देंगे तो क्या इसकी फिगर बदलेगा? कल को अगर मैं यहाँ पर 78 कर दूँ तो क्या ये बदला?
लो कर लो तुम, पहले मैं 61 कर लूँ, 78 है, चलो करो। यहाँ पर 78 का कैसे निकालोगे, 78 रख लूँ, 8010 भर दूँ। अभी मेरे को बताओ कैसे लॉक वॉक क्या सोच रहे हो, करूँ? अभी मैंने तो कोई रेफरेंस ही नहीं उठाया। लॉक किसको करूँ, लॉक कहाँ लगाते हैं? लॉक रेफरेंस पे लगाते हैं। रेफरेंस क्या होता है, किसी सेल का नाम। क्या मैंने यहाँ किसी सेल का नाम लिखा है? तो लॉक कहाँ से आया? रेफरेंस देंगे, ओके, कनेक्ट कर लूँ इसको और लॉक कर दें। ये लॉक कर दिया, आगे एंटर। और अब 60% में भी 8010 ले रहा है, अब क्या करोगे? गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा? और किसी को और करनी है कारस्तानी तो बताओ, ट्राई कर सकते हो, कोई बात नहीं, मैं मौका दे रहा हूँ आप लोगों को। तो मेरे को तो ये पता है नहीं निकलेगा, लेकिन तुमको तो मौका दे ही रहा हूँ मैं, कर लो। अब मैं बताऊँ, खत्म। तो यहाँ पर ये आ गया सामना, मतलब दिक्कत पैदा हो गई कि भाई एक एक करके निकालना पड़ेगा और तो कोई सॉल्यूशन दिख नहीं रहा। और कंपनी आपको ये डाटा दे देगी, कितनी देर में निकालोगे आप इसको? 10 मिनट लग जाएगा। तो ये जो टाइम लगेगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लिमिट ऑफ डेटा टेबल। अगर ये संख्या में बढ़ाकर ऐसे कर दूं 60.1, 60.11, 60.12, और सोच के देखो यार, ये मेरे ख्याल से 7, 8, 10 हज़ार रिकॉर्ड हो जाएंगे ऐसे करता चला जाएगा। और मैं आपको बोलती हूँ भर के दो, कंपनी है कुछ भी करवाएगी, तुमको तो खरीद लेती है ना, वो MIS पे खरीदा है तो करवाएगी, कुछ भी करना पड़ेगा आपको। तो कैसे करोगे? मैन्युअली हार्ड वर्क तो नहीं कर सकते ना। और मैं आपसे कहूँ कि इसी काम को करने में मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगते हैं, चाहे डेटा 10,000 हो चाहे 20,000 हो। तो पहले ऑब्जेक्टिव समझिएगा। ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया? जैसे मैंने पहले आपको ऑब्जेक्टिव बताया था किसका, सबसे पहले कंसोलिडेट का, तब आपने उसको समझा था। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि ये सीख क्यों रहे हैं, वजह क्या है। वजह पता लगेगी तभी सीखोगे तुम। वजह पता लग गई, ये काम नॉर्मली हो सकता है, टाइम टेकिंग है। तो अगला टॉपिक है इसका डेटा टेबल। इस तरह का कोई काम आएगा तो आप डेटा टेबल का यूज करके कुछ सेकंड्स में कर सकते हो। यहाँ तो कोई डाउट किसी को? तो करना कैसे है, चलिए उस पर बात करते हैं। इसमें डाटा भरना है आपको, तो ये डाटा टेबल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ये डेटा टेबल कहलाएगी। क्लियर पॉइंट? अच्छा, इसमें डेटा जो हम लाएंगे कहाँ से? यहाँ से लाएंगे। डाटा तो यहीं से लाओगे, तो इसको कनेक्ट कर लो यहाँ कहीं, तो खाली जगह पे यहाँ कनेक्ट कर लो। यहाँ क्यों नहीं कर रहा कनेक्ट? क्योंकि ये फिगर तो मैं बाद में कभी भी बदल सकता हूँ, तो मैं इसको यहाँ बदलूंगा। यहाँ तो कोई फिगर नहीं है उसके बगल में, ये हमने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया। इतना समझ में आया? अच्छा, अगर ये डाटा टेबल है तो इस डाटा टेबल दो चीजों से मिलकर बनती है। किस किस से? रो और कॉलम। तो डेटा जो भी टेबल होती है दो चीजों से बनती है, रो और कॉलम। अगर मैं इस टेबल की बात करूं और आपसे पूछूं कि इसमें टोटल कितने कॉलम है, तो क्या बताओगे? इसमें कॉलम कितने हैं? 2 कॉलम है। ये तो रिकॉर्ड है जो ये रो होती हैं, तो कॉलम यहाँ से काउंट करते ऊपर से, तो कितनी कॉलम है? 2 कॉलम है। अच्छा, आपसे अगर मैं पूछूं कि आप कर क्या रहे थे मैनुअली, आप यहाँ कॉलम से डाटा उठा रहे थे, 60 उठा रहे थे, फिर 61 उठा रहे थे, तो डाटा कहाँ से उठा रहे थे? ई कॉलम, मतलब कॉलम से डाटा उठा रहे थे। और डेटा कॉलम से उठा के डालते कहाँ थे आप? इस जगह पर। यानी डेटा उठाया आपने कॉलम से, और कॉलम से उठाकर आपने डाला C5 में। इतना समझ में आ गया? बाकी ये कनेक्ट हो गया यहाँ पे, यही कर रहे थे आप। अगर ये काम हम एक्सेल से करवा दें तो बात बन सकती है। एक्सेल से अगर हम ये काम करवाएंगे तो एक्सेल अपने आप डाटा उठा के डालेगा, हमारा टाइम बचेगा। और स्पीड में डालें, हमसे तो तेज स्पीड होगी, मशीन है भाई। ठीक है, तो क्या करो आप, पूरी टेबल को कर लो सिलेक्ट। डेटा टेबल, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? रो और कॉलम। ये पूछ रहा है कि डेटा कहाँ से उठाना है, बताओ खुद, कहाँ से उठाना है डाटा? रो से कि कॉलम से? कॉलम से।
रख लो यहाँ पे। कनेक्ट कहाँ करना था इसको, उठा के कनेक्ट कहाँ करना था, ऐसे कनेक्ट कर लो। अब इससे हुआ क्या, ये करने से ये डाटा उठ के यहाँ आया और यहाँ से यहाँ चला गया अपने आप, और ये सेल यहाँ कनेक्टेड था तो इसको मालूम है कि इसके सामने ये वैल्यू लानी है, ये अपने आप होगा। और अगली बार ये 61 उठ के यहाँ जाएगा और ये डाटा उठ के यहाँ पहुँचेगा, और इस पे जो आंसर आएगा वो इसके सामने आ जाएगा, और ये इंसिडेंट लगातार होगा। 62 उठ के इस बार यहाँ गया और ये डाटा उठ के यहाँ जाएगा और ये उठ के यहाँ जाएगा। दिखाने के लिए बता रहा हूँ, ये काम हमने थोड़ी ना, कंप्यूटर कर रहा है अपने आप, ये क्लिक कर रहा है आगे। वेरीफाई करते हैं। 80% का 8100 बता रहा था वो, 8100 ही है। तो ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। कोई सवाल किसी का? तुमने डेटा टेबल लगाया था तो हमने कॉलम सेलेक्ट करी थी, तो उसमें जब ऑप्शन आता है तो वहाँ से ऑटोमेटिकली नहीं होती। हमने जब डेटा सेलेक्ट करा था तो उसने कॉलम सेलेक्ट करी थी, मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही। डेटा टेबल खोलना सेलेक्ट करने के बाद खोलते हैं। आपने कहा कि जब हमने डाटा सेलेक्ट करा था तो उसने कॉलम सेलेक्ट करी थी, ये नहीं समझ रहा। ये डाटा सेलेक्ट करा तो इसमें कहाँ कॉलम सेलेक्ट हुआ ये बताओ। डेटा टेबल खोलूँगा कि उसने कॉलम सेलेक्ट किया था कुछ, यही तो तुमको बता रहा था मैं इतनी देर से। आप डाटा यहाँ से उठा रहे हो, इसको कॉलम कहते हैं, तो यहाँ आपको बताना होगा कि डाटा कॉलम से उठा रहे हो तो आप कॉलम को टारगेट करोगे। अगर ये 60 रो है ही नहीं हमारे पास, हमारा डाटा ही नहीं, डाटा जहाँ से उठाते हैं उसको सिलेक्ट करते हैं। डाटा कहाँ से उठा रहे हो आप, कॉलम से उठा रहे हो तो कॉलम सेलेक्ट करना है। कल कोई डाटा ऐसे होता आपके पास 60%, 61%, 62%, 63% हैं, और इनके अंदर वैल्यू चाहिए, तो डाटा रो से उठा रहे हो आप, क्या सिलेक्ट करते हैं, रो सेलेक्ट करते हैं। अब आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए क्या है एक्स्ट्रा, ये तो समझ आ गया, सर ने कुछ बताया, घर जाके देखूं एक बार, है। आप में से कोई बिरला इंसान करेगा इस काम को। बिरला मतलब बहुत रेयर अर्थ मेटल सुने, तो आप में से कोई रेयर स्टूडेंट होगा जो इसको करके देखेगा, समझिए। यही होता है बस आप लोगों में डिफरेंशिएशन। बस कुछ बच्चे तो इतने खतरनाक होते हैं, सर ये भी करके दिखा दो एक बार, बैठे होंगे कल को वो आके बम फोड़ेगा, सर आप ये करके दिखाइए, ये वाला जो आपने बताया ना 60-70 वाला, कहाँ से सीखोगे तुम लोग। अभी मैंने बताया, कल मैं तुमसे पूछूंगा ऐसे डाटा दिखा के, ठीक है, मेरे मूडों का कुछ नहीं पता भाई, मैं पूछने लग गया, फिर तुम्हारी क्लास लूँगा मैं कल। तुमको मैंने टास्क दे दिया है कि भाई रो वाला ऐसे होता, अगर ये डाटा ऐसे होता तो रो का काम होता, ठीक है। इंडिविजुअली मेरे को याद रह गया तो, और मेरे ऊपर पढ़ाई का अगर वो नहीं होगी खत्म करना है आज को, उससे ज़्यादा पढ़ा दूँ, तो मैं रैंडमली आप में से किसी बच्चे को खड़ा करके मैं पूछूंगा ये सवाल, ठीक है। सुनने के लिए तैयार रहना, 2-3 शब्द बोलूँगा उसके लिए। आ गया जी, नेक्स्ट। अभी को डाउट इसमें किसी को? अब हम आ जाते हैं डाटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। अगला हमारा टॉपिक है यहाँ पर डाटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट। जब हमारे पास एक्सेल में जो डेटा होता है, वो डेटा कहाँ से आता है, सवाल आएगा। क्या सर हम लिखते हैं, लिखने वाले लिखते हैं, इतना सारा डेटा कहाँ से आता है, कोई तो तरीका होगा। 3 अप्रोच होती हैं डाटा को लाने की। पहली अप्रोच होती है टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल से डाटा आप इधर उधर ला सकते हैं, दे सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, तो यहाँ पर मैं 3 सोर्स यूज़ करूँगा डाटा के, टेक्स्ट फाइल, वेबसाइट और PDF। तो इन तीनों का यूज़ करके हम डाटा को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना देखेंगे। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट फाइल की बात करते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास ये एक्सेल की जस्ट एक फाइल है, और आपको डेटा एक टेक्स्ट फाइल में मिल जाता है। ये रहा, कोई आपसे कहता है कि इसको एक्सेल में लेके जाओ, काम करना है, तो इस डाटा को बिल्कुल सही तरीके से एक्सेल में कैसे डालें।
जब भी आपके पास टेक्स्ट फाइल में कोई डाटा हो, आप फाइल को खोलें और ये देखें कि 2 कॉलम के बीच में डिलीमीटर क्या है। 2 कॉलम के बीच में जो जिससे वो सेपरेट होते हैं उसको डिलीमीटर बोलते हैं। अब ये 2 कॉलम है, ये किसी ना किसी चीज़ से सेपरेट हो रहे हैं आपस में, तो आप मेरे को बताओ इसके बीच में जो डिलीमीटर है वो क्या है। मैंने इतनी आसान चीज़ तुमसे पूछी और तुमने गलत बताई। ये टैब स्पेस होता है बेटा, इट्स अ टैब स्पेस। स्पेस इसको बोलते हैं। क्या है इसके बीच में यहाँ पर? टैब स्पेस। तो डेटा को खोल के ऐसे पहले पता कर लेना, ठीक है। अब पता करने के बाद क्या करना है, ये बंद किया। अब वो डेटा मुझे यहाँ पे चाहिए। डेटा में जाओ, ये वाला बटन प्रेस कीजिएगा, फ्रॉम टेक्स्ट। रिकॉर्डिंग में देख लेना साइंस इनको। फाइल पूछेगा आपसे, फाइल बता दीजिएगा कहाँ पर है। या आपके डाटा को खुद डिटेक्ट कर लेता है, 2 कॉलम के बीच में सेपरेटर को पता कर लेता है और बना भी देता है डाटा। इसने क्या पता किया, उनके बीच में डिलीमीटर क्या था। कल को अगर वो डाटा कॉमा से सेपरेट होता तो आप यहाँ पे कॉमा लेते, समझ गए। हमारा वो डाटा फिलहाल टैब से था, आगे अब आप लोड करेंगे वो डाटा आपको मिल जाएगा। तो ये होता है पहला तरीका। तो बड़ी बड़ी कंपनीज के पास हजारों लाखों का डाटा टेक्स्ट फाइल में होता है, और काम करने के लिए आपको टेक्स्ट फाइल देती है, फिर कहती है कि डाटा पे काम करो। टेक्स्ट फाइल में कैसे करोगे? टेक्स्ट फाइल के डाटा को एक्सेल में लाते हैं, देन डू दो। समझ में आ गया यहाँ पे? अब करेंगे इसका उल्टा। अगर हमारे पास कोई डाटा एक्सेल में और उसको टेक्स्ट फाइल में भेजना है, फाइल पे जाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, चेंज फाइल टाइप, और किस में? टेक्स्ट में। अब लोकेशन डाल के कर देना। चलिए एक फोल्डर फिर बना लेते हैं आज 31 मार्च के नाम से, मार्क लिख दिया, कोई बात। इस पे जाइए, फाइल को सेव कर दीजिए। मैं इसका नाम दे देता हूँ बुकवानी रखते हैं। सेव किया, फाइल आपकी सेव हो जाएगी। चेक कर लेते हैं। ये देखिए आ गया डाटा। कोई डाउट किसी को? अब आ जाते हैं दूसरे फंडे पे, दूसरे प्रोसेस पे। अगर हमें ये डाटा पीडीएफ में सेव करना है तो फाइल पे जाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, क्रिएट पीडीएफ, नाम डाल के सेव। आपका ये डाटा पीडीएफ में आ जाएगा। अब उल्टा करेंगे। कई बार आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आपके पास डाटा एक पीडीएफ फाइल पे आ जाता है, नेट से डाउनलोड कर लेते हैं, पीडीएफ फाइल आ जाती है, और फिर डाटा एंट्री का एक बंदा होता है, वो पीडीएफ फाइल से डाटा को पढ़ के उतारता है। आप इसको सीख लो, तुरंत सारा डाटा एक्सेल में आ जाएगा। अब ये डाटा हम पीडीएफ के अंदर है और इसको लेकर आएंगे यहाँ पर। आपके सामने मैं शीट डिलीट कर रहा हूँ, कुछ नहीं है अभी यहाँ पर। मेरे पास वो पीडीएफ फाइल में डाटा है, वो यहाँ लाएंगे। आपको क्या करना है, जहाँ पर भी डाटा चाहिए वहाँ पर पॉइंटर को रखो और डेटा में जाके गेट डेटा फ्रॉम फाइल फ्रॉम पीडीएफ, पाथ वीडियो में देख लेना। फाइल पूछेगा, बस फाइल बताना है आपको। अगेन तुम्हें कुछ नहीं करना है, जस्ट वेट एंड वॉच। अब डेटा जब भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो आपके डेटा को टेबल में कन्वर्ट करता है, तब डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। एक्सेल के अंदर जो भी डाटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा वो टेबल का फॉर्मेट होता है। अब ये टेबल में डाटा को कन्वर्ट करके ले आया, ये रहा डाटा आपके पास, और इस डाटा को इंपोर्ट कर लेना। डेटा इंपोर्ट करोगे तो यहाँ पर दिख रहा है गड़बड़ है कुछ। ये डाटा जब आएगा फिर एक्सेल में ठीक करना है इसको। यहाँ पर एक्सेल का खेल होता है। आपने ओके करा, डेटा आपके पास आ गया। अब इस डाटा को ठीक कर लेना। सिटी के अंदर देखिए डाटा गड़बड़ा आ रहा है यहाँ पर, है ना। अब इसको ठीक कैसे करोगे? ठीक कैसे करोगे? इसको पहले नॉर्मली बाहर निकालो। टेबल है, टेबल से बाहर निकालो, कन्वर्ट टू द रेंज। हमको ये सिटी और एज, ये नंबर और ये अलग अलग करने, करेक्ट। तो चलिए यहाँ पर एक फॉर्मूला, एक्सेल पढ़ा है ना तुम लोगों ने, कैसे होगा दोगे?
टेक्स्ट स्प्लिट, टेक्स्ट ये रहा और स्प्लिट क्या रहेगा, स्पेस। ठीक है, आ गया। अब इसको पकड़ के नीचे तक लेना है, आपका काम हो गया ना। अब क्या करो, इस वैल्यू को उठा लो और यहाँ पे डाल लो, हो गई ये झलक। ये सोना उठा लो और इसको यहाँ पे डाल दो, एवरीथिंग इज फाइन। फॉर्मेट भी वैसा करना है तो करो, इसको सिलेक्ट, फॉर्मेट पेस्ट कर दो, हो गया फॉर्मेट। अब आपका डेटा दो चीज़ हमने देख ली, डाटा सोर्स क्या था, एक टेक्स्ट फाइल था, एक पीडीएफ था। अब तीसरा एक और डाटा सोर्स होता है जिसका नाम है वेबसाइट। अब वेबसाइट से डाटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। मान लो ये डाटा एक्सेल में है मेरे पास और मैं इसका एक वेब पेज बनाना चाहता हूँ ताकि ये पूरा डाटा वेबसाइट में अपलोड हो जाए। इसके लिए मुझे इसे एक वेब पेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप में से थोड़ा बहुत भी अगर कोई बंदा वेब पेज कुछ जानता हो तो उसे मालूम होगा कि वेब पेज बनाने के लिए HTML सीखना पड़ता है। अब इस डाटा को उसमें कन्वर्ट करने के लिए HTML का पूरा कोर्स करके कौन आएगा भाई, है ना। एक्सेल में एक बटन है, प्रेस करते ही ये डाटा वेब पेज में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइल पे जाएंगे, सेव करेंगे, ये मैंने लोकेशन बता दिया अपना इसी नाम से, सेव एज अ टाइप में वेब पेज, बस ओके करो और इसका वेब पेज बना के दे दिया जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, अगर कोई टेक्स्ट डेटा होता है तो वो किस सॉफ्टवेयर में खुलता है, वर्ड में, नोटपैड में, है ना। अगर कोई CSV का डाटा होता है, एक्सेल का डाटा होता है तो किस में खुलता है, एक्सेल में खुलता है। अगर कोई फोटो होती है तो फोटो व्यूअर में खुलती है, और कोई फिल्म वगैरह है तो मीडिया प्लेयर में खुलता है। समझ रहे हो बात, जिस तरह की फाइल होगी उसी तरह का प्रोडक्ट चाहिए होता है, उसी में खुलती है वो फाइल। अभी मैंने जो फाइल बनाई वो वेब पेज है, तो वेब पेज किस में खुलता है, किस में, ब्राउजर में। तो वेब पेज किस में खुलता है, ब्राउजर में, तो वो भी ब्राउजर में ही खुलेगा। ये फाइल थी, ब्राउजर ही दिख रहा है, साइन ब्राउजर का है। ये देखो ब्राउजर में डाटा है आपका, देखिए समझ में आ गया। अब आ जाते हैं एक आखिरी पॉइंट पे, अगर किसी वेबसाइट पे डाटा है वो कैसे लाते हैं, वेबसाइट का डाटा कैसे लाते हैं। हमारे पास तो एग्जिस्टिंग वेबसाइट है, उसके ऊपर डेटा में अगर डालना होगा, हम थोड़ी ना डालेंगे, हमारे पास ऐसे राइट्स होंगे तो हम तो पूरी साइट बदल देंगे दुनिया की। फ्लिपकार्ट में अपना प्रोडक्ट घुसा देंगे, ऐसे नहीं होता ना। आप सिर्फ पेज बना के किसी को देते हो, आप थोड़ी ना कुछ कर सकते हो। ये किसी ने बोला, ऐसा बोलना भी मत वहाँ पे, वो सीधा मारेगा, जीरो नॉलेज बच्चा है, अरे तो अलग करो इसे। अगर हम किसी की साइट में ऐसे डालने लग जाएं, आकार मच जाएगा हर जगह, है ना। सिक्योरिटी नाम की भी तो आविष्कारक एक चीज़ है ना, एक वर्ड है ना, दैट्स अ पॉइंट। एक्सेस नहीं है, कैसे कर लोगे आप। और कोई सवाल किसी के माइंड में आ रहा है तो पूछ लीजिए, ताकि ऐसे सवाल वहाँ करने से बच जाओगे। तुम पता कर लो, आंसर ले लो अभी, कोई ऐसा सवाल है तो। कंप्लीट। अच्छा, अब किसी वेबसाइट में डाटा है वो कैसे आता है। किसी भी वेबसाइट से जब डाटा आप एक्सेल में लाते हैं उसको API बोलते हैं। क्या बोलते हैं। किसी भी वेबसाइट का डाटा अगर ऐसे ही उठ जाए तब भी तहलका मच जाएगा। मैं तो आपके फेसबुक का पूरा डाटा उठा लूँगा, कोई भी दुनिया उठा लेगी नहीं है। आपके नेट बैंकिंग का डाटा उठा ले कोई भी, ऐसे तो ऐसे भी नहीं उठता है। तो किस चीज़ से उठता है वो, API से। API कुछ फ्री होती हैं, कुछ पेड होती हैं। ये हमें ऐसे ओपनली नहीं मिलती है, ढूंढना पड़ेगा तुमको। आपको कोई भी डाटा लाइव उठाना है कहीं से, आपको API ढूंढना पड़ेगा। आप सर्च करिए कि मुझे फलाना कंपनी के स्टॉक की API चाहिए, ताकि मैं उसके डाटा को एक्सेल में लोड कर सकूं। सर्च कीजिए, आपको बताएगा। पेड API भी बताएगा, फ्री API भी बताएगा, तरीका भी बताएगा पूरा प्रोसेस करने का। API कैसे जनरेट होते हैं, कैसे क्रिएट होती हैं। मैं यहाँ पर एक API यूज़ करूँगा यहाँ पर, जो कि फ्री है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं उसे। और उससे
डेटा को हम अपनी वेबसाइट में ला सकते हैं। एपीआई का यूज़ करके जब डेटा आपके पास एक्सेल में आता है तो वो लाइव होता है। लाइव मतलब अगर वेबसाइट में कुछ चेंज हुआ, किसी भी टाइम हुआ, किसी भी दिन, किसी भी पल, आपका डेटा एक्सेल में अपने आप पलट जाएगा। इसी से लाइव डैशबोर्ड बना देते हैं। ये समझ में आ गया? जैसे आपको वेदर फोरकास्टिंग का कुछ करना है तो पेड एपीआई है, वो पैसे लगेंगे। आप कोई भी सिटी डालोगे, ऑटोमेटिकली उस सिटी का टेम्परेचर बता देगा कि 17 डिग्री, 19 डिग्री, 22 डिग्री, कोई भी सिटी डाली आपको ये बता देगा। वो प्रीमियम होती है। फिर एक एपीआई है जिसमें हम पूरी दुनिया की जनसंख्या पता कर सकते हैं। लाइव डाटा चलता है कि 2025 तक दुनिया की जनसंख्या क्या आती है, 2030 तक क्या होगी, प्रेडिक्शन वगैरह। तो इससे लाइव डाटा हमारे पास रहता है। साइट में जब भी अपडेट होता है वो हमें दिख जाए। एपीआई एक वेबसाइट का यूआरएल होता है। एपीआई क्या होती है? वेबसाइट का यूआरएल होता है। आप जब ढूंढेंगे तो आपको यूआरएल दिखाएगा। तो एक साइट है, जनरल पर्पस लर्निंग पर्पस हम यूज़ कर सकते हैं, तो मैं उसे डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ। ये डायरेक्ट जब मेरे में भी ढूंढी होगी तो टाइम लगा होगा। आप भी जब किसी एपीआई को ढूंढोगे तो गूगल पे ढूंढना पड़ेगा, आपको रिसर्च कर करके ढूंढना पड़ेगा। आप उसको बोलना जैसे आपको कोई एपीआई चाहिए, मुझे इस काम के लिए एक एपीआई दीजिए जो फ्री की हो और मैं उससे किसी साइट से डेटा लाइव अपने एक्सेल में यूज़ कर सकूँ। आप चाहो तो इसके लिए एआई का यूज़ कर सकते हो। एक्सेल के अंदर एआई से एपीआई ढूंढवाने का काम कर सकते हो। वो एपीआई आपको ढूंढ के देगा और उसे यूज़ कर लेना। और इसी में आपका एक्सेल का एक प्रोजेक्ट भी बनेगा। तो आप 4 स्टॉक पे प्रोजेक्ट बनाएंगे। एक स्टॉक आपका एफएमसीजी कंपनी का होगा, जैसे नेस्ले हो गया, उसका लाइव डेटा चाहिए मेरे को। 1 महीने का हो, 10 दिन का हो। दूसरा स्टॉक आप आईटी कंपनी का ले सकते हैं, इन्फोसिस। तीसरा स्टॉक आप किसी फार्मेसी कंपनी का ले सकते हैं, सन फार्मा हो गया। और चौथा स्टॉक आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से ले लीजिए, जैसे सुजुकी का ले लीजिए आप। इन चारों सेक्टर्स के चारों स्टॉक लेंगे, इनका डेटा लेंगे, डेटा से ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ को डैशबोर्ड में कन्वर्ट करेंगे। कलेक्शन ऑफ अ ग्राफ एट अ वन प्लेस क्रिएट अ डैशबोर्ड। समझ गए? प्रोजेक्ट रेडी होने के बाद आप मुझे दिखाएंगे, ओके होगा गलत होगा मैं बता दूंगा आपको। और फिर वो प्रोजेक्ट आपको अपने पास रखना है। कभी इंटरव्यू होगा तो आप दिखा सकते हैं कि यू आर क्रिएटिंग दिस डैशबोर्ड बाय यूजिंग एन एपीआई एंड दैट डैशबोर्ड इज लाइव। वो लाइव रहेगा। समझ में आएगा? अब आगे देखिए। तो चलिए एक साइट पे ले चलते हैं आपको, जो फ्री की एपीआई है, जनसंख्या वगैरह तो दे ही देती है। उसका नाम है वर्ल्ड मीटर पॉपुलेशन। तो ये मेरे पास एपीआई है यहाँ पर, मैंने इसको ऑन किया जस्ट। तो इस पे इसको तो इस पे पूरी दुनिया की जनसंख्या का डेटा आ रहा है लाइव। ये चलता रहता है। 828 करोड़ जनसंख्या हो गई है। ये लगातार चलता रहता है। तो इस साइट पे डेटा पड़ा हुआ है दुनिया भर का। अब इसमें से कुछ डेटा जो हमारे काम का होगा, जैसे ये डाटा मुझे काम का लग रहा है, इसमें ईयरली जनसंख्या बताई गई है। तो 2026 तक इतनी थी जनसंख्या। ठीक है? तो हमें ये चाहिए, ये वाला डेटा चाहिए। ऐसे मत लेना, ऐसे लोगे तो कभी लाइव रहेगा। ये तो कॉपी पेस्ट हो गया। आप इसको कॉपी करके टेक्स्ट में डालोगे, टेक्स्ट से फिर इंपोर्ट करोगे, वो तो कॉपी पेस्ट हो गया, वो बदलेगा ही नहीं कभी। अब 1 साल के बाद जब 2027 आएगा, यहाँ पर कोई डाटा अपडेट होगा, तो वहाँ आपके डाटा में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो लाइव डाटा उठाने के लिए ऊपर जो यूआरएल है, यही एपीआई का काम करेगा। कॉपी कर लो, एक्सेल पे जाओ। अब ऐसे हर एक में मत मार लेना ट्राई, कभी खोल के फ्लिपकार्ट ऊपर का यूआरएल पेस्ट मार के
ऐसे नहीं वो डिनाइड बोल देगा आपको, एक्सेस डिनाइड। ये पब्लिकली अवेलेबल है लर्निंग पर्पस के लिए, मैं इसे यूज़ करके आपको दिखा सकता हूँ। आपको ये पे ढूंढना पड़ेगा गूगल पे जाकर। तो इसको करते हैं डिलीट, और वो डेटा मुझे यहाँ चाहिए। पॉइंटर रखो जहाँ डाटा चाहिए, डेटा में जाइएगा और यहाँ पर क्लिक करना है आपको फ्रॉम वेब। यूआरएल मांगेगा बस आपसे, आप देखिएगा मैं लिखा भी रहता है यूआरएल, यूआरएल तो साइट का होता है, बस वही आपको डालना है। ओके करना एंड बूम, बस अपने आप करेगा, बाकी सिरदर्दी इसकी, तुमको कुछ नहीं करना। हाँ पेड़ डालोगे ना पैसे वैसे का, तो उसमें अलग अलग चीज़ें भी डालोगे, वो वहाँ पे भरनी है, ठीक है। अब मैंने कहा था कि जब भी डाटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो टेबल में होता है, उसने सारा डाटा जो उस साइट पे पड़ा हुआ था सब टेबल में ले लिया। अब तुम्हारे काम का जो इंपोर्ट मार लो, देखो भाई इसमें क्या दिया उसने, दिया होगा कुछ भी, सन 200 की जनसंख्या भी बता रहा है भाई साहब, जब दुनिया बनी थी बताओ सन 200, उस पर जनसंख्या क्या दे रहा होगा कोई अनुमान पे, जो भी है ये हमारे काम का डाटा, ठीक है। अगर आपको बहुत सारा डाटा इंपोर्ट मारना है तो मल्टीपल ऑप्शन ले सकते हो एक साथ, आप एक साथ भी ले सकते हो। मुझे एक का मारना है, एक को सिलेक्ट करो और लोड कर दीजिए, आपका लाइव डाटा आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका लाइव डाटा आ चुका है जो उस साइट पे था। अब आप कैसे भरोसा करोगे लाइव है, साइट में चेंज होगा तो दिखेगा। अब साइट में चेंज तो 1 साल बाद ही होगा, 27 में ही होगा ना, 26 तक का दे दिया उसने, अब 2027 में अब बदलाव होगा तभी दिखेगा तुमको यहाँ। तो 1 साल तो वेट नहीं करोगे तुम। मैं तुम्हारी आंखों के सामने डाटा को डिलीट कर देता हूँ, लोग कुछ और ही लिख देता हूँ, कर दिया खराब। लाइव डाटा तो बदल के आएगा, तो डाटा बदलेगा कैसे, इसमें 2 तरीके हैं। या तो डेटा को मैनुअली बदलो, यानी रिफ्रेश करना है आपको ये, या इसको एक इंस्ट्रक्शंस दे दो कि ऑटोमेटिकली हर 1 मिनट के बाद बदलते रहे। स्टॉक का डाटा, कोई डाटा जो फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है वहाँ पर आपको टाइमर लगाना होगा कि 1-1 मिनट में डाटा बदलता रहे, मिनिमम टाइम ड्यूरेशन 1 मिनट, समझ में आ गया। या फिर आपको तुरंत चाहिए तो जाके बटन दबाइएगा, तुरंत बदलेगा। कैसे करना है, यहाँ पर आइए, इसका डाटा यहाँ कनेक्टेड है, बटन दबाना दिख रहा है आपको बगल में, ये रहा, ये दबा दीजिएगा। डाटा जो भी था वेबसाइट से फिर उठ के आएगा, लाइव है, फिर उठ के आएगा, जहाँ जहाँ गड़बड़ है वो ठीक हो जाएगी। हो गई, जैसे फिल्मों में नहीं होता किसी को चीर फाड़ देता है अपने आप ठीक हो जाता है, तकदीर वाला मूवी देखी थी, बम खा जाता है, फट के ठीक हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर देखिए, सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिकली चल रहा है, सारा डाटा आपके पास लाइव है, इसी का डैशबोर्ड बन जाता है, ग्राफ वगैरह बनाते हैं जब। तो ये थी एपीआई, कोई डाउट इसमें किसी को। अब कल क्लास होगी तो आपके पास अब 2 टास्क हो गए, पहला तो वो रो वाला, ठीक है, और दूसरा कल आप लोग कोई भी एक अच्छी सी एपीआई ढूंढ के लाएंगे। कुछ ढूंढो ना, दिमाग लगाओ, कोई वेदर की ढूंढ के लाओ, चलो कोई स्टॉक का ढूंढ के लाओ, और क्या ढूंढ सकते हो तुम, कुछ ढूंढो अजीबोगरीब एपीआई। स्टेट का ढूंढ के दिखाओ, आप किसी स्टेट का नाम डालें तो उस स्टेट में क्या क्या सिटियां अपने आप आ जाए, डेटा होगा कहीं ना कहीं। आप वेबसाइट नहीं देखते, कहाँ से आता है सब कुछ, कुछ मैनुअली कब तक भरेगा, कोई ना कोई तो चीज़ होगी जो लाइव उठ के आती है। आप किसी कंट्री का नाम डालें तो कंट्री में कौन कौन सी स्टेट है वो आ जाए, कुछ ऐसा बोलेंगे तो सब है। एआई की हेल्प लेना, एपीआई देगा। एपीआई जो फ्री होती हैं, कुछ पेड होती हैं, फ्री तो ऐसे चल जाती है। कुछ एपीआई जो फ्री होती है वो एपीआई की जनरेट करने के लिए बोलेंगी, तो वो आपको वेबसाइट का यूआरएल देंगी, वेबसाइट की यूआरएल में जाओ, वहाँ पर एक ऑप्शन कहीं ना कहीं मिलेगा की जनरेट करने का, आप उस पर क्लिक करेंगे, की जनरेट हो जाएगा। उस की को अपनी एपीआई में डालना पड़ेगा। आप कहोगे सर कहाँ डालना पड़ेगा एपीआई में? जब आप किसी एआई से एपीआई लोगे तो वो पूरे यूआरएल में एक जगह दिखाएगा कि आपने जो की ली है वो यहाँ पर रिप्लेस कर लें, तब मैं आपको डेटा दे दूंगा। मैंने कभी बनाया था तो मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूँ। देखिए मैंने जब स्टॉक का एपीआई मैं तुमको दे दूंगा, फिर तुम मेहनत क्या करोगे?
तो तुम्हें दे नहीं सकता। मैंने भी ढूंढा था, तुमको वही गाइड कर रहा हूँ, तुम ढूंढे। तो मैंने जब एपीआई स्टॉक का ढूंढने के लिए करा था तो मैंने एक की जनरेट किया था, ये की जनरेट हो रहा है। और फिर मेरे को उसने ये एपीआई दिया था और इस एपीआई में यहाँ पर एपीआई की डालने के लिए बोला था इसने, तो मैंने जो की बनाया था उस साइट का वो यहाँ डाल दिया। फिर इस एपीआई को जब मैंने वहाँ डाला तो ये मुझे टीसीएस स्टॉक के बारे में डाटा देने लगा। अब टीसीएस स्टॉक के बारे में एक वैल्यू दे रहा था ये मेरे को, होल्ड करने एक मिनट, कि भाई जो आप मेरे को डाटा दे रहे हो वो मेरे को क्या क्या दो। मैंने उसको बोला कि मुझे 1 महीने का डाटा दो, स्टॉक कब ओपन हुआ वो प्राइस दो, क्लोज कब हुआ वो प्राइस दो, उस दिन में हाईएस्ट कितना गया वो दो, उस दिन में लोएस्ट कितना गया वो दो। तो उसने मुझे इस तरह की एपीआई, ये मैंने बना के नहीं लिखी है, इसने दी है। इसने देखो मेरे को सारे पैरामीटर्स दिए बना बना के। अब ये मेरे पास एक लाइव एपीआई है, कभी भी मुझे किसी स्टॉक की जानकारी चाहिए, मैं स्टॉक का नाम बदलूंगा बस और ये एपीआई लाइव काम करेगी। मैं चाहूँ तो ये दे सकता हूँ लाइव आपको। तो तुम बेटा सीखोगे, तुमने ढूंढा क्या, डायरेक्ट नहीं मिली थी ये मेरे को। तुम खुद से ढूंढोगे तो तुम कल को खुद भी ढूंढ पाओगे। अगर लास्ट में बिल्कुल हार थक जाओ, कुछ ना मिले, तो अंत में ले लेना भाई, लेके बना लेना अपना डैशबोर्ड। लेकिन आप खुद से ढूंढिए, सब कुछ मिलता है वहाँ पे। और ये एपीआई मैं इसलिए भी नहीं दे सकता क्योंकि ये मेरी आईडी से लॉगिन होके की मिला है, मैं शेयर भी नहीं कर सकता तुमको। आपकी जीमेल आईडी से लॉगिन होने के बाद वो आपको डाटा देगा। समझ में आ गया? यहाँ पे जीमेल का डाटा चला जाता है आपका इसमें। जब आप किसी कंपनी से उससे डाटा ले रहे हो तो कंपनी तुम्हारा भी डाटा तुमसे लेती है। और वो डाटा लेती है जब वो कहती है कि लॉगिन कर लीजिए जीमेल से। तुमने जैसे ही जीमेल से लॉगिन करा, जीमेल अपना सारा डाटा उस कंपनी को शेयर कर देता है तुम्हारी परमिशन से। बात समझ में आ गई? तो यहाँ तो मेरा डाटा शेयरिंग है ना। अब तो मुझे ध्यान आ गया, अब तो ये भी शेयर नहीं कर सकता तुमको, की छोड़ के पूरा पैरामीटर मैं आपको दे दूंगा, वो की नहीं दूंगा। की तो तुम्हें फिर भी बनानी पड़ेगी, शेयर नहीं हो पाएगी वो। क्या ओए, तो क्या आर पार बात कर रहा है क्या कांच के? तो समझ में आ गया यहाँ तक? तो ये कर लेना काम, क्लास अभी खत्म नहीं हुआ, चलेगा। कोई डाउट यहाँ तक? एपीआई समझ में आ गया? चलिए, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। पावर क्वेरी क्या होता है? पावर क्वेरी का यूज किया जाता है जब आपके पास एक्सेल में कोई डाटा मैशी होता है। मैशी डाटा कहाँ से आएगा? जब आप कहीं से डाटा को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो डाटा खराब आता है। थोड़ी देर पहले देखिए जब पीडीएफ से डाला तो थोड़ी दिक्कत थी डाटा में। तो ऐसा डाटा आ सकता है आपके पास। तो उस मैशी डाटा को सही करने के लिए पावर क्वेरी एक अच्छा टूल होता है। जो काम आपको नॉर्मली, ये काम आप नॉर्मल एक्सेल में भी कर सकते हो, हमने पहले भी किया था। उसमें जहाँ ज़्यादा टाइम लगेगा, पावर क्वेरी से कुछ समय लगेगा। तो अब इसको सीखने के लिए मैं यहाँ पर एक रो डाटा यूज़ करूँगा, उसमें मैशी डाटा पड़ा होगा और उसमें मैं आपको बताऊँगा कि ये प्रॉब्लम्स हैं, फिर उसको हम दूर करेंगे। वो डाटा जब मैं आपके साथ शेयर करूँगा तो आप पहले उसको एक्सेल से दूर करने की कोशिश करना, घर पे एज एन होमवर्क, देखना कितना टाइम लगता है। मैं आपको उसको पावर क्वेरी से दूर करना बताऊँगा, फिर आप टाइम देख सकते हैं कि किसमें कम ज़्यादा लग रहा है। तो ये प्रैक्टिस डाटा फाइल मैं आपके पास शेयर भी करूंगा ये रही। अब इसमें डाटा तो दे रखा है लेकिन इसमें कुछ गलतियां हैं, थोड़ा छोटा करके दिखाना पड़ेगा। इसमें गलतियां क्या है कि इसमें आप देखेंगे कुछ ब्लैंक रोज आ रही हैं पूरी, ये भाई हटानी है। जब आपको कोई डाटा मिलता है और उसको करेक्ट करने के लिए कहा जाता है, दो सिचुएशन होंगी। या तो कंपनी या वो खुद बोलेंगे आपको कि इसमें ये मिस्टेक्स हैं, ये ठीक करो। ऑब्वियसली 90% तो यही होगा। दूसरा केस ये होगा कि आपके पास डाटा होगा, कंपनी खुद बोलेगी कि आपको जो ठीक लगे करेक्ट कर दो। तो आप अपनी सूझबूझ से जो आपको ठीक लगे आप करेक्ट कर दीजिएगा। जो आपको लगे भाई ये नहीं होना चाहिए आप ले, क्योंकि डिसीजन जब आपके पास होगा तो आपको रोकने वाला कौन है? समझ में आ गया? फिर तो आपको जो समझ में है आप करिए। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। 90% आपको बताया जाता है कि ये डाटा क्लीन कीजिए। तो पहला हमें इसमें क्लीन करना है, ब्लैंक रो हटानी है जहाँ जहाँ भी आ रही है। इसमें ऑर्डर आईडी रिपीट हो गई है तो जो रिपीट वैल्यू है वो भी हटानी है।
इसमें हमें डिलीवरी डेज भी निकालने हैं। जैसे कोई प्रोडक्ट 1 तारीख को ऑर्डर हुआ, 4 तारीख को डिलीवर हुआ, तो डिलीवरी डेज हो गए 3, तो एक नया कॉलम ऐड होगा, डिफरेंस निकलेगा। इसमें हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कंबाइन करके एक फुल नेम बनाना है, कंप्लीट नेम बनाना है। एड्रेस को ठीक करना है। इसमें एड्रेस हमें मल्टीपल लाइंस में दिख रहा है, हमको एक सिंगल लाइन में क्रिएट करना है। इसके अंदर कैटेगरी में हमें फिल डाउन लगाना है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक यहाँ है यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक ही होना चाहिए ऐसे, तो ये फिल डाउन करना है। तो बहुत सारे डाटा में ऐसे करना पड़ेगा। प्रोडक्ट आप देख सकते हैं ऑलरेडी तहस नहस, मतलब आगे पीछे जा रहा है, ये भी गड़बड़ है, इसको भी हमें ठीक करना पड़ेगा। प्राइस में कोई दिक्कत नहीं है। क्वांटिटी में गड़बड़ है क्योंकि यहाँ पर NA लिखा हुआ है, NA की जगह 0 आएगा। कारण यहाँ NA लिखा हुआ है तभी तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होकर एरर आ रहा है कि नंबर और टेक्स्ट को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, एरर बना दिया उसने, तो NA की जगह पर 0 आएगा। और इस अमाउंट में फाइनली जहाँ जहाँ पर एरर्स आ रहे हैं उनको हटा के 0 लाना है, क्योंकि जब प्रोडक्ट की कोई सेल ही नहीं हुई तो वहाँ पर 0 आना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पर 10 के आसपास प्रॉब्लम्स देख ली। यहाँ तक कोई डाउट किसी का? अब सवाल आता है हाउ टू रिजॉल्व दिस। जब भी आपके पास ऐसा कोई मैशी डाटा आता है और उसको रिजॉल्व करना हो तो आप यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, डाटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली स्क्रीन को। वो जो स्क्रीन आ रही थी ना अभी तक आपके पास डाटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की, वही पावर क्वेरी की विंडो थी। अभी तक जितना भी डाटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप कर रहे थे वो उसी के थ्रू कर रहे थे। और आपने वहाँ देखा होगा कि जब भी डाटा वहाँ से इंपोर्ट हो रहा था या एक्सपोर्ट हो रहा था तो वो टेबल के फॉर्मेट में था डाटा। तो आपको सबसे पहले ये पूरा डाटा सेलेक्ट करके टेबल बना लेना है, कंट्रोल T दबा के टेबल बना लेना है। ये ऑलरेडी टेबल है, इसका आप यहाँ पर देख सकते हैं टेबल लिखा हुआ है, मतलब डाटा ऑलरेडी टेबल में है। ठीक है, टेबल में कन्वर्ट करना होता है, शॉर्टकट की कंट्रोल T दबाना है। नहीं दबा सकते, नहीं पता लग रहा है तो इंसर्ट में जाके यहाँ से भी दबा सकते हैं। ऑलरेडी टेबल है इसलिए दिखेगा नहीं आपको। अब आपको जाना है डाटा में और यहाँ से इसको पावर क्वेरी में लोड करने के लिए ये बटन दबाएंगे, फ्रॉम टेबल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक्सेल में जो टेबल होगी वहाँ उसका डाटा वो लोड कर देगा पावर क्वेरी में। क्लिक करना है बस और फिर से अगेन वेट कीजिएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे पावर क्वेरी ओपन हो चुका है, आपका डाटा आपको दे दिया गया है। इसमें कुल 26 रिकॉर्ड हैं, 12 कॉलम है। पहला टास्क ब्लैंक रो खत्म करनी है। अगर एक्सेल में ये काम होता तो कैसे करते बताओ जरा? एक एक करके हटाते। दूसरा अगर वो गड़बड़ हो जाता है आपका, ये गड़बड़ कह रहे हो, क्यों होता है गड़बड़ बताएं? वहां जा नहीं पा रहा मैं। अगर मान ली इसमें सवाल है कि जो पूरा ब्लैंक रो है वो खत्म करना है। अगर ये फील्ड का डाटा ब्लैंक है वो नहीं करना है, आपके अकॉर्डिंग वो फील्ड ब्लैंक भी सिलेक्ट हो जाता है, एक सिंगल वैल्यू भी दिक्कत हो जाता। और कोई तरीका? तो देखो तरीका सोचने में टाइम लग रहा है तो बनाने में भी टाइम लगेगा वहाँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये कॉलम का नाम है, ये डेटा है, इनके बीच में एक छोटी सी लाइन आ रही है पतली सी। ठीक है, ये देखिए एक दिख रही लाइन एक बीच में, आप माउस को उसके बीच में यहाँ पे ले जाना, 3 डॉट दिखेंगे, जाके रिमूव एम्प्टी करना है बस। बताइए जो आप सोच रहे थे सोचने से पहले तो काम कर देगा ये। हो गया? कितनी रो रह गई? अब जो रिपीट रिकॉर्ड है अगर वो हटाने होते तो क्या करते हैं एक्सेल में? एक्सेल की बात कर रहा हूं, अगर रिपीट रो है जैसे ऑर्डर आईडी रिपीट हो रही है तो रिपीट वैल्यू कैसे खत्म करते हैं? मैनुअली में तो बहुत टाइम लग जाता है, कोई दूसरा तरीका? टाइम लग रहा है ना सोचने, फिर तो मैं फंस गए, सोचने में टाइम लग रहा था, करेंगे कैसे? तो दिक्कत आ गई। अब देखो यहाँ कितनी तेजी से होता है। वापस वहीं जाएंगे, माउस को लेकर 3 डॉट पे क्लिक करो, पढ़ो इसको, खाता हूं। अब जितनी भी उसमें रिमूव एंट्रीज होंगी, डुप्लीकेट एंट्रीज होंगी, उनको ढूंढेगा और एक एक करके डिलीट मार देगा। और उसके बाद रिकॉर्ड्स कितने रह गए? 2 रकम हो गए। अब ऑर्डर डेट में गड़बड़ी दिख रही है किसी को? टाइम कहाँ से गया? टाइम तो था ही नहीं। अब ये टाइम नहीं चाहिए मुझे, तो होम टैब में यहाँ पर डेट टाइप डेट कर देंगे तो ये ठीक हो गया। इसको भी डेट कर देंगे, ये ठीक हो गया। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस चाहिए डिलीवरी डेज निकालने के लिए। तो एक्चुअली क्या चाहिए हमें? एक नया कॉलम ऐड करना है और उसमें इन दोनों डेट का सब्ट्रैक्शन निकालना है। तो इसी काम को एक्सेल में फिर नया कॉलम ऐड करो, सब्ट्रैक्ट निकालो, डेट डिफरेंस करो, मैनुअली तेजी से काम होगा। डिलीवरी डेट सिलेक्ट कर लो, ऑर्डर डेट सिलेक्ट कर लो,
उसके बाद आप ऐड कॉलम पे जाओ, नया कॉलम बना रहे हो तो ऐड कॉलम, और काम किस पे कर रहे हो, डेट पे कर रहे हो, किस तरह का काम कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट करने का। ये आपको एक नया कॉलम बना के बेटा दे देगा, दे दिया नया कॉलम, देखो दिन निकल गए सारे। ऊपर की हेडिंग बदल लो आप, ऊपर ये जो हेडिंग है इसको बदल लो, ये मैंने बदल ली। अब इसका ऑर्डर सही कर लो, इसको पकड़ के वहीं ले जाओ जहां एक्चुअली आप ले जाना चाहते हो। आ गया ये, ऊपर से हेडर पकड़ना है ऐसे और मूव करना है बस आपको, जहां पे भी रखना है। तो ये भी आपका सेट हो गया, ठीक है। ऑर्डर डेट आ गया, डिलीवरी डेट आ गया, डिलीवरी डेज भी आ गए। कस्टमर आईडी में तो कोई दिक्कत है नहीं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को एक करना है, ठीक है। मर्ज करना है, मतलब एक नया कॉलम ऐड करना है, दोनों को मर्ज करना है, दोनों कॉलम के बीच में स्पेस डालना है। तो कैसे करना है, इसको सिलेक्ट करो और फिर इसको सिलेक्ट करो, ऐड कॉलम पे जाओ, मर्ज कॉलम, दोनों के बीच में सेपरेटर बता दो, स्पेस, कॉलम का आप नाम दे दो। तो कॉलम का नाम हम दे देते हैं फुल नेम। ओके करेंगे, एक नया कॉलम बन के मिल जाएगा आपको वापस, वहीं लास्ट में होगा। और इसको फिर आगे ले लो। अब फर्स्ट नेम लास्ट नेम की जरूरत ही क्या है, डिलीट कर दो, सिलेक्ट करके डिलीट बटन। अब फुल नेम में अब भी गलती है, राजकुमार का आर अगर देखोगे छोटा है और सोनू का एस बटा है, तो केस अभी भी गलत है। तो इसको हम करेंगे प्रॉपर केस, यानी कैपिटलाइज ईच वर्ड। पूरे डेटा को सिलेक्ट करो, होम पे जाओ, ट्रांसफॉर्म पे जाना, डाटा ट्रांसफॉर्म करना है ना, फॉर्मेट और कैपिटलाइज ईच वर्ड, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब एड्रेस को ठीक करना है, एक सेल में एक ही रो होनी चाहिए, यहाँ तो मल्टीपल है। इसको सिलेक्ट करो, ट्रांसफॉर्म में जाओ, फॉर्मेट में जाके क्लीन कर दो, हो गया ठीक, एक रो में एक रिकॉर्ड आपको दिख रहा है। अब कैटेगरी को ठीक करना है, फिल डाउन मारना है, पूरा सिलेक्ट करो, होम पे जाओ, नहीं ट्रांसफॉर्म में जाओ, यहाँ मिलेगा फिल और डाउन कर दो, आपको ये डाटा भी भरा हुआ मिलेगा। अब उसके बाद अगला टॉपिक यहां पर आता है आपका प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में क्या गड़बड़ है, आगे पीछे हो रहा है। इसको सिलेक्ट करो, फॉर्मेट पे जाके ट्रिम, केस भी गलत है इसका, देखो अगर देख पा रहे हो तो ये छोटा बड़ा और ये पूरा कैपिटल है यहाँ पर। तो इसको सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट पे जाके कैपिटलाइज, ये भी ठीक हो गया। प्राइस में कोई दिक्कत नहीं है, क्वांटिटी में एनए की जगह पर क्या डालना है, 0। पूरे कॉलम को सिलेक्ट करो, ट्रांसफॉर्म में रिप्लेस वैल्यू, यहां पर लिखेंगे कि एनए को रिप्लेस करना है 0 से, एंटर करना, वो ठीक हो गया। एरर जहां जहां पर है वहां 0 चाहिए, पूरा सिलेक्ट करो, रिप्लेस एरर और यहां 0 लिख दीजिए, एंटर करो, वो भी ठीक हो गया। आपका पूरा डाटा एक बार रिव्यू कर लेना, सब कुछ ठीक हो गया। तो अब जब आपको तसल्ली हो जाए कि डाटा पूरा रिव्यू कर लिया आपने, ठीक ठाक है, होम पे जाके क्लोज एंड लोड, आपका इस तरीके से डाटा एकदम क्लीन होके आपको मिल जाता है और आप फिर काम कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाटा क्लीनिंग के लिए तो यूज होता है, कॉन्सेप्ट हो गया आपका पावर क्वेरी। यहाँ तो कोई डाउट? आगे चलकर जब आप लोग पावर बीआई पढ़ोगे तो पावर बीआई में जब पहला दिन होगा आपका पावर बीआई पढ़ने का, तो पावर बीआई में क्या बनते हैं, डैशबोर्ड बनते हैं, लाइव डैशबोर्ड होते हैं वो भी बड़े बड़े। तो डैशबोर्ड भी जिस डाटा पे बनाया जाता है वो डाटा सबसे पहले क्लीन करना होता है। तो जब आपको पावर क्वेरी पढ़ाया जाएगा तो आपको पावर क्वेरी में सबसे पहले यही पढ़ाएंगे वो कि डेटा हमारे पास है, उसको किस तरीके से पावर क्वेरी में लाकर आपको क्लीन करना है, और उसके बाद फिर डैशबोर्ड बनता है। तो ये जो आपने पढ़ा कहीं ना कहीं पावर क्वेरी का जो पहला दिन होगा उसमें आपको ये हेल्प करेगा। उसमें तो आपको ये भी बताएंगे, जैसे मैंने डाटा अभी एक शीट से डाला, जब आप वहां पर डैशबोर्ड बनाते हैं तो डाटा मल्टीपल शीट्स पे होगा, सेम ही कंपनी का डाटा होगा, मल्टीपल शीट्स पे उसको मर्ज कर लेंगे। डाटा मर्ज वही होता है जो सेम एडिंग होती हैं,
कॉमन सेंस है, इस चीज का ध्यान रखना। एक डाटा प्रोडक्ट का और एक डाटा कस्टमर का, दोनों को कैसे मर्ज करोगे भाई? एक डाटा प्रोडक्ट का है, दूसरी शीट पे भी प्रोडक्ट का है। इस वाली शीट में 50 रिकॉर्ड है, अगली में 500 है, अगली में 300 है। अलग अलग डेट वाइज डाटा देती है कंपनी कि 3 तारीख का डाटा, शीट का नाम है 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। 3 तारीख को 100 सेल हुई थी, 4 तारीख को 500 हुई थी, 6 तारीख को 800 हुई थी। ऐसे डाटा मिलता है। फिर आपको फाइनल रिपोर्ट बनानी तो पूरे महीने की, वो कब बनेगी? जब सारा डाटा एक शीट में होगा, और मैनुअली सारे डाटा को एक शीट में लाने में टाइम लग जाएगा। तो वहां पर डंपिंग सीखते हैं, आप सारी शीट्स का डाटा एक साथ कैसे मर्ज करते हैं। अब यही मैं बोल रहा हूँ कॉमन सेंस। डेटा सेम है तभी तो मर्ज होगा, अलग कभी मर्ज होगा? बच्चे उसको मर्ज करने की कोशिश करते हैं। सेम होना चाहिए तभी डाटा मर्ज होगा। कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का? तो आज की क्लास को यहाँ पर हम ओवर करते हैं।